अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी एक्सरसाइज है 6.6। इंशाल्लाह ये सारी की सारी करेंगे। बेसिकली इस एक्सरसाइज में आप जितना भी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है आप उसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ देखेंगे और ये चंद यूजेस हैं, वैसे इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। वो कह रहा है कि आपके पास एक झंडा है जिसके अंदर एक डंडा है और उस डंडे से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 60 डिग्री का बन रहा है, जो कि ज़मीन से मतलब जहाँ पे एंगल बन रहा है वहाँ से 40 मीटर अवे है। मतलब ये झंडा हो गया और इसका ये इसका कह लें कि इमेज बन रहा है या जो साया कह लें कि वो बन रहा है। और ये कितने एंगल पे बन रहा है, ये 60 डिग्री के एंगल पे बन रहा है। अगर आप ये एंगल बनाएं तो ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये कितनी दूर है, ये इस पॉइंट से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, झंडे की पोस्ट तक या गले के उसके डंडे तक जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है। 40 मीटर का डिस्टेंस है। आपने ये बताना है कि इसकी हाइट कितनी होगी, इस पोस्ट की या फिर कह लें कि झंडे के डंडे की हाइट कितनी होगी, वो आपने कैलकुलेट करनी है। ओके, चलें जी काम स्टार्ट करते हैं। आप इसमें गौर करें तो आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रही होगी। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बेसिकली आपको इस वाली लाइन की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो अभी ये लाइन क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर का काम कर रही है। नीचे वाली जो लाइन है वो बेस है, बेस को रिप्रेजेंट कर रही है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इस एंगल के सामने वाली जो लाइन है उससे हम क्या कहेंगे, ये हमारा हाइपोटेनियस है। ठीक है, उर्दू में से कहते हैं वितर, परपेंडिकुलर का मतलब अमूद और बेस का मतलब कायदा। अब मुझे फाइंड करनी है इस परपेंडिकुलर वाली लाइन और दो वैल्यूज मेरे पास हैं। मेरे पास ये वाली वैल्यू भी मौजूद है और एंगल का भी मुझे पता है। तो मैं अगर इसमें यूज कर लूँ टेन थीटा तो उससे मैं कर सकता हूँ। अगर मैं टेन थीटा यूज करूँ ना, टेन थीटा कैसे आता है, टेन थीटा इस तरीके से आता है कि आप परपेंडिकुलर को डिवाइड कर देते हैं हाइपोटेनियस के साथ, नहीं परपेंडिकुलर को बेस के साथ डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है टेन थीटा। अब यहाँ पर देखें आपके पास थीटा के एंगल भी है, एंगल भी दिया हुआ उसने, बेस की वैल्यू भी उसने दी हुई है 40 है। क्या रह गया, परपेंडिकुलर। और यही चीज़ तो हमने फाइंड करनी है परपेंडिकुलर की। अच्छा, ये हमने फाइंड करनी है ना, इसकी जो लेंथ है उसे आप कह लें एक्स कह लें। ओके, अब सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं। सबसे पहले टेन एज इट इज, थीटा हमारे पास है 60 तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि इसकी लेंथ है वो कितनी है, उसे हमने एक्स का हुआ है क्योंकि वो हमने फाइंड करनी है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा डिवाइड बेस, बेस हमारे पास कितनी है 40 है तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। ओके, अब इनकी वैल्यूज को आप निकाल लें। टेन 60 डिग्री कितना होता है, आप कैलकुलेटर पर से निकाल लें, यहाँ पे टेबल की मदद से निकाल लें। तो अगर टेबल की मदद से निकालेंगे तो टेन 60 डिग्री होता है √3 इज इक्वल टू एक्स ओवर 40 एज इट इज। 40 डिवाइड है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 और 40 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 69.28 मीटर। ले जी, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब x क्या था, इसकी हाइट थी ना, पोस्ट की हाइट थी, तो यही हमने फाइंड करनी तो हमने कर ली। अब नीचे आप लिख लें कि हाइट ऑफ द पोस्ट, हाइट ऑफ द पोस्ट, पोस्ट की जो हाइट है अब वो हमने निकाल लिया, वो कितनी आई है 69.28 मीटर आई है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसी के साथ हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है कि एन आइसोसेल ट्राइंगल, आइसोसेल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं। वो कहते हैं एन आइसोसेल ट्राइंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड अ बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आल्टीट्यूड। अब वो ये क्या बात कर रहा है, डायग्राम से समझते हैं। ये आपके पास एक आइसोसेल ट्राइंगल है। आइसोसेल ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइडें बराबर होती है लेकिन तीसरी साइड बराबर नहीं होती बाकी दोनों के। तो मान लें कि ये दोनों साइडें आपस में क्या है, बराबर है, और ये जो तीसरी साइड है ये ज्यादा लेंथ है, ये इनके बराबर नहीं है, तो ये आइसोसेल ट्राइंगल होगी।
अब उसने कहा कि इसका जो वर्टिकल एंगल है वो कितना है 120 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल होगा ना ये कितना होगा 120 डिग्री। वर्टिकल एंगल वो होता है मतलब जो कि सीधा हो वाई एक्सिस के अलोंग, तो वाई एक्सिस के अलोंग यही वाला बन रहा है, तो इसे ही हम कहेंगे 120। और इसकी ये जो बेस है नीचे वाली, इसकी जो टोटल लेंथ है वो उसने बता दिया वो है 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको इसकी आल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। आल्टीट्यूड क्या होता है कि आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर आ रही हो उसको ड्रा करें, ये इसका क्या होता है आल्टीट्यूड होता है। ठीक है, तो वर्टिकल एंगल के एज से आप बिल्कुल एक सीधी लाइन जो ड्रा करते हैं उससे हम कहते हैं इसका क्या है आल्टीट्यूड है। अब यहाँ पर आप देखें कि आल्टीट्यूड आपने इसकी, ये जो आल्टीट्यूड है इसकी हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। अब आल्टीट्यूड वो होता है जो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा होता है 90 डिग्री के एंगल पे आ रहा होता है, तो इसकी वजह से ये जो एंगल है ये भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। टोटल एंगल 120 डिग्री था, लेकिन अब इस आल्टीट्यूड को ड्रा करने की वजह से एक साइड का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और दूसरी साइड का एंगल भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। टोटल एंगल 120 था लेकिन हमने हाफ कर दिया है ना आल्टीट्यूड की मदद से, तो अब कितना होगा 120 होगा। मैं वैसे यहाँ पे लिख देता हूँ 120 टोटल था, हाफ करने के बाद 60 रह गया। अब आपने फाइंड करनी है ये वाली हाइट आल्टीट्यूड की, तो आप में इसमें थोड़ा सा गौर करें ना, तो ये एक आपको एक ट्राइंगल सी नजर आ रही होगी इस वाली साइड पे, राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाले हिस्सा। मैं सिर्फ इस वाली राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से भी ये वाली हाइट फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हमें पता रहे कि हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इस तरीके से अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये वाला एंगल कितना कितना होगा इस पे भी हम बात कर लेते हैं। पहले इसको नाम दे देते हैं डिफरेंट। तो आपके पास इसको आप कह लेंगे ए है, इसको आप कह लेंगे ये बी पॉइंट है, इस वाले को आप सी पॉइंट कह लें, और ये जो मिड में कट कर रहा है इसको आप डी पॉइंट कह लें। ठीक है, तो ये आपने नाम दे दिए। हम एंगल सी को फाइंड कर लेते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंगली अपनी ये वाली लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ये वाली ए सी और डी। मैं अभी सिर्फ इस वाली ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इन ए सी और डी। तो इस ट्राइंगल के अंदर मैं अगर तीनों एंगल जमा करता हूँ, एंगल ए जमा एंगल सी और जमा एंगल डी, तीनों एंगल किसके बराबर होने चाहिए 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए। ये हमने पीछे कई सवालों में किया कि तीनों एंगल्स को जमा करके 180 डिग्री आता है। अब इसके अंदर जो जो वैल्यूज मौजूद है वो लिखते हैं। एंगल ए वो हमें पता ही नहीं है कितना, वो हमने फाइंड करना, तो ये एज इट इज रहने दे से एंगल ए प्लस एंगल सी की बात की जाए वो कितना है हमारे पास 60 डिग्री है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 प्लस एंगल डी की बात की जाए वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल ए प्लस इनको जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस था उस साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए हमारे पास कितना आ जाएगा जी 180 में से माइनस कर देंगे 150 डिग्री, तो फाइनली आपके पास जो एंगल ए आया वो आ गया 30 डिग्री। ठीक है, मैं ये एंगल ए, क्योंकि अब इसकी मैग्नीट्यूड आ चुकी है, ले जी एंगल ए आ चुका, एंगल ए कितना हुआ हमारा 30 डिग्री हो गया। अब मैं इन सबको यूज करते हुए, अच्छा इसमें एक और चीज आप देखें कि ए से लेकर बी तक जो टोटल लेंथ थी वो थी 10 सेंटीमीटर। जब हमने ये दरमियान वाली लाइन ड्रा की तो इसने क्या कर दिया, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बराबर दो हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा किया ना तो ये इसको मिड से कट करेगा। तो फिर इतने हिस्से में भी कितना हो जाएगा 5 लेंथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और डी से लेकर बी तक भी कितनी हो जाएगी 5 लेंथ हो जाएगी। टोटल 10 है लेकिन हाफ होने की वजह से 5 इधर आएगी और 5 उधर आएगी। तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि मेरी इस ट्राइंगल के अंदर ए से लेकर डी तक जो लेंथ है वो कितनी है वो 5 सेंटीमीटर है। तो मैं ये भी बात यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेजर साइड जो ए डी है वो कितनी है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, इन दोनों की मदद से हम अपने इस आल्टीट्यूड की जो हाइट है वो फाइंड कर पाएंगे। इसकी हाइट को आप एक्स कह दें। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है। अब आते हैं अपने काम की तरफ। नाउ
आप यहाँ पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें जिसके अंदर ये परपेंडिकुलर भी आता हो और बेस भी आता हो। बेस इसलिए क्योंकि बेस की वैल्यू मौजूद है हमारे पास, तो वो सिर्फ एक ही बनती है, वो होती है टेन। टेन थीटा कैसे आता है, जब आप ये परपेंडिकुलर को डिवाइड कर देते हो बेस के साथ। ठीक है, तो मैं इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करूंगा अपनी इस वाली ट्राइंगल के अंदर। तो मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। इसमें वैल्यूज लिखते हैं टेन। अब यहाँ पे जो मैं एंगल ले रहा हूँ, मैं एंगल कौन सा ले रहा हूँ, मैं एंगल ए के अकॉर्डिंगली इसके लेके चल रहा हूँ। तो एंगल ए मेरे पास 30 डिग्री है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल ए, क्योंकि मैं यहाँ पे एंगल ए लिखूंगा। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है जिसको हमने एक्स कहा हुआ है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। डिवाइड बेस, बेस होती है नीचे वाली लाइन, वो हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि ए से डी। अभी वैल्यूज नहीं लिख रहा, अभी मैं नाम लिख रहा हूँ। ए डी हमारे पास क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है, इसे आप कह लें ए डी, मेजर साइड ए डी। अब आप इसमें वैल्यूज लिख लें। एंगल ए हमारे पास कितना था, ये देखें 30 डिग्री था, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स एज इट इज मेजर साइड ए डी, वो हमने फाइंड की है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। टेन 30 डिग्री अगर फाइंड करें तो वो आता है 1/√3 इज इक्वल टू एक्स ओवर 5। 5 डिवाइड है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 1 से मल्टीप्लाई होके 5 1 5 ही रहेगा, तो 5 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा। अब आप इनको डिवाइड कर दें, कैलकुलेटर के ऊपर लिखें 5 डिवाइड फिर √3 लिखें, तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा 2.886। आप इसे थोड़ा सा राउंड अबव करके भी लिख सकते हैं, नहीं भी करेंगे तब भी ठीक है। राउंड अबव कैसे करते हैं कि अगर आखिरी वैल्यू 5 से बड़ी हो तो आगे वाली में एक जमा करके उसको खत्म कर देते हैं। तो 6 चूंकि 5 से बड़ी है तो मैं 6 को खत्म करूंगा, तो 8 के अंदर क्या होगा, एक जमा होकर ये 9 हो जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा साथ में। इस तरीके से देखिए आपके पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है। उम्मीद है कि आप ये सारा समझ चुके होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वो कहता है आर ट्री इज 72 मीटर हाई, कि एक दरख्त है जो कि 72 मीटर हाई है, उसकी हाइट उसने दे दी हुई है। आगे वो कहते हैं फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, कि आपने इसके बिल्कुल टॉप पर बुलंदी से एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। मतलब मान लें कि यहाँ पे कोई शख्स है, तो अगर वो यहाँ से देखेगा तो ज़मीन के साथ उसका जो एंगल बनेगा वो आपने फाइंड आउट करना है। तो मान लें जी वो ये एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये है ज़मीन के अकॉर्डिंगली, ये आपके पास आपकी ज़मीन, और ये जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना बन रहा है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। आगे वो कहता है फ्रॉम अ टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे। वो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, जिस पॉइंट पे बन रहा है वो इसके टॉप से कितनी दूर है, वो 100 मीटर दूर है। तो मतलब ये जो लेंथ है ये कितनी आ गई, 100 मीटर आ गई। अब सवाल को बड़े अच्छे से पढ़ना, अक्सर बच्चे समझेंगे कि ये जो 100 मीटर है, ये जो नीचे वाली लेंथ है वो इसकी बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप गौर करें ना, वो कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करें ऑफ इट्स टॉप, इसके टॉप से, फ्रॉम अ पॉइंट, इसके टॉप से जो ये वाला पॉइंट है यहाँ तक आपने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। आगे वो कहता है 100 मीटर अवे, जो कि पॉइंट कितनी दूर है, 100 मीटर अवे दूर है, मतलब उसके टॉप से कितनी दूर है, 100 मीटर दूर है। तो डेफिनेटली भी ये जो लेंथ है ये कितनी होगी, 100 मीटर होगी। आगे वो कहता है अवे ऑन दी ग्राउंड लेवल, जो कि मतलब जमीन से दूर है। अब इसके बाद हमने इसको ये मार्क कर लिया जैसे उसने कहा था। इसकी ये जो लेंथ होगी, दरख्त की ये जो लेंथ होगी बिल्कुल स्ट्रेट, इसको आप कह दें एच कह दें, ठीक है। और ये उसने आपको बताई हुई है, इसकी हाइट कितनी है, 72 मीटर है, तो 72 मीटर। अब आप इस ट्राइंगल को अच्छे से देख रहे हैं, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री का बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली ही इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको नाम दे दे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इस पॉइंट को ए का नाम दे देता हूँ, इस वाले पॉइंट को बी कह देते हैं हम, और इस वाले पॉइंट को हम सी कह देते हैं। जो जो चीज़ें हमें पता है वो भी लिख लेते हैं कि मेजर साइड ए और बी
वो उसने दी हुई है वो 100 मीटर है, तो मैं लिख देता हूँ वो 100 मीटर है। उसके अलावा उन्होंने हाइट दी हुई है हमें BC, तो मैं यही चीज लिख देता हूँ कि मेजर साइड जो BC है वो हमारे पास है 72 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये जो BC लाइन है ये इसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है और वो 72 मीटर है, ये चीज़ हमें पता थी। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये जो थीटा है वो आपको फाइंड करना है। तो आप यूँ लिख लें कि थीटा फाइंड करना है, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ ए फाइंड करना है, एक ही बात है। तो आप एंगल ऑफ ए लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि पॉइंट ए पर वाला ए वाला एंगल फाइंड करना है ना, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एंगल ए आपने फाइंड आउट करना है, मेजर एंगल ए फाइंड करना है। आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आप देखिए आपको कौन कौन सी उन्होंने लेंथ दी हुई है। एक तो ये वाली लेंथ दी हुई है और एक ये है। इस वाली ये कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, और ये कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस। तो मैं कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आती हो। तो थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो वो हमारे पास साइन थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनती है, क्योंकि जो साइन थीटा होता है ना वो कैसे आता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, अमोद बटा वितर, इस तरीके से आपके पास आता है साइन थीटा। अब इसके अंदर मैं अपनी डायग्राम के अकॉर्डिंगली वैल्यूज लिखता हूँ। तो साइन जो थीटा है, थीटा मतलब ये वाला एंगल था, एंगल ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल ए आ जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सी लाइन थी हमारे पास, बी से लेकर सी तक। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेजर साइड BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ये वाली लाइन थी बी से लेकर ए तक, तो यहाँ पे आ जाएगा मेजर साइड AB लिख लें आप, BA भी लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो एंगल ए की बात की जाए वो तो हमें फाइंड करना है ना, यही वाला एंगल ऑफ एलिवेशन तो फाइंड करना था, तो ये एज इट इज रहेगा। तो साइन एंगल ए आपको फाइंड करना है, वो एज इट इज रहेगा। मेजर साइड BC की बात की जाए तो वो 72 मीटर है, तो यहाँ पे 72 आएगा, डिवाइड AB की बात की जाए तो वो 100 मीटर है, तो यहाँ पर 100 आ गया। इन दोनों को आप डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करके 0.72 आ जाएगा साइन एंगल ए। जैसा कि हमें एंगल ए फाइंड करना है ना, तो ये यहीं पर रहेगा, साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो साइन इधर आके हो जाएगा साइन इनवर्स, तो यहाँ पे रह जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.72। और जब आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे, कैसे करेंगे, शिफ्ट छोटा सा बटन होता है वो दबा के आप साइन वाला बटन दबाएंगे ना, तो कैलकुलेटर पर साइन इनवर्स लिखा आ जाएगा। उसके आगे आप ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यू लिख दीजिएगा, बराबर दबाइएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 46.05 डिग्री। देन जी ये आपके पास क्या आ गया, आपका एंगल ए आ गया, मेजर एंगल ए। और यही हमारे पास क्या है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो लिहाजा हम नीचे लाइन बना के लिखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना आया जी, 46.05 डिग्री आया। इस तरीके से आप प्रॉपर अपना आंसर बना के लिखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। कहीं पे इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ये वाला था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वो कहता है आ लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। लेडर मतलब वो जो सीढ़ी होती है दीवार पे चढ़ने वाली, जैसे आपने डायग्राम में देख रहे हैं, वो चीज़ है, जो कि एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है विद द ग्राउंड, एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। अब ये मैं समझाता हूँ डायग्राम की मदद से वो क्या बात कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे एक दीवार है जिसके साथ आपने अपनी इस सीढ़ी को लगाया हुआ है, और ये जो सीढ़ी है कितने एंगल पर है, ये जो एंगल बना रही है जमीन के साथ, वो उसने बताया वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। 60 डिग्री का एंगल हो गया, और इसकी जो लेंथ है दीवार की वो भी उसने दी हुई है 10 मीटर लॉन्ग वाल, उसने लिखा हुआ है 10 मीटर अलोंग दी वाल। तो मतलब इस दीवार की जो हाइट है वो हमारे पास है 10 मीटर। आपको क्या फाइंड करनी है, आपको बेसिकली ये जो लेडार की हाइट है ना, ये चीज ये आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये वाली लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, लेडार की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। तो मैं अगर यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ इस तरीके से, तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। इसको नाम दे देते हैं, इससे मैं कह देता हूँ ये पॉइंट ए है, इसको पॉइंट बी कह दें आप, और इसको पॉइंट सी कह दें।
अब जो जो वैल्यूज मौजूद हैं वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास मेजर एंगल ए मौजूद है, वो 60 डिग्री है। तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। उसके अलावा हमें उसने ये वाली हाइट दी हुई है बी से लेकर सी तक, तो मैं लिख देता हूँ मेजर साइड बी सी, वो है हमारे पास 10 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें लेडार की हाइट फाइंड करनी है, सॉरी लेडार की लेंथ फाइंड करनी है, जो कि ए से बी के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ लेडार। लेडार की लेंथ फाइंड करनी है, जो कि कितनी होगी, जितनी जितनी आपकी मेजर साइड ए बी होगी ना, उतनी लेडार की लेंथ होगी, ये आपने फाइंड करना है। अब चलते हैं सोल्यूशन पे। तो मैं यहाँ पे कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करूंगा जिसमें ये वाली लाइन भी इस्तेमाल हो जाए और ए से बी वाली जो हाइपोटेन्यूस बनता है वो भी आपके यूज हो जाए। अब उसके लिए सिर्फ एक ही क्वांटिटी अब आपके सामने आनी चाहिए, जो कि है साइन। अगर मैं साइन थीटा यूज करता हूँ ना, साइन थीटा कैसे आता है, आप परपेंडिकुलर को डिवाइड कर देते हो हाइपोटेन्यूस के साथ। अब ये जो लाइन है ये यहाँ पे क्या काम कर रही है, परपेंडिकुलर का काम कर रही है, और ए से बी वाली लाइन क्या काम कर रही है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का काम कर रही है, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है ना, तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, और यही है तो हमने फाइंड करनी है। तो इसका पता था, ये फाइंड कर लेंगे। तो मैं अपने इस फॉर्मूले को अपने गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली लिखता हूँ। तो साइन थीटा मतलब एंगल कौन सा मैं ले रहा हूँ, जो एंगल ए पे बन रहा है, तो मैं लिखूंगा एंगल ए बराबर परपेंडिकुलर, यहाँ पे मेरे पास कौन सी लाइन है, बी से लेकर सी तक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेजर साइड बी सी डिवाइड हाइपोटेन्यूस, मेरे पास ये ए और बी वाली लाइन है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेजर साइड ए बी। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो साइन एंगल ए की बात की जाए तो वो 60 डिग्री है और बी सी 10 मीटर है, तो एंगल ए आ जाएगा 60 डिग्री। मेजर साइड बी सी जो था वो 10 था, डिवाइडेड बाय मेजर साइड ए बी हमें फाइंड करना है। अब साइन की 60 पे जो वैल्यू होती है वो √3 डिवाइडेड बाय 2 होती है, √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइड मेजर साइड ए बी। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, क्योंकि ये मुझे फाइंड करना है, ये बटे के नीचे है, तो ये डिवाइड हो रहा है इधर आके, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, 2 इधर 10 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा √3 एज इट इज। इसके साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, मेजर साइड ए बी हो रहा है, इज इक्वल टू 2 डिवाइड है इधर 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा। उसके बाद आप देखें कि हमें तो सिर्फ मेजर साइड ए बी चाहिए ना, तो इसको भी अब इस तरफ ले आता है, √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो मेजर साइड ए बी इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय √3। अब कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर पे बिल्कुल इसी तरीके से लिखें, 20 डिवाइड फिर √3 लिख दें, फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 11.547। ठीक है, आप इतना भी लिख लें, ठीक है, नहीं तो राउंड अबव करके भी लिख सकते हैं इस तरीके से, जो पहले भी आपको बताया कि जैसे 7 है ना, लास्ट में 7 5 से बड़ी वैल्यू है, तो 7 को खत्म करूंगा तो आगे वाली में 1 जमा हो जाएगा, तो 4 के अंदर 1 जमा करूंगा तो ये 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास क्या आ गई, मेजर साइड ए बी आ गई। ए बी बेसिकली क्या थी, इसकी लेंथ थी लेडार की, ये ए बी यही तो हमने फाइंड करनी थी, तो इसलिए अब मैं नीचे लिख सकता हूँ कि लेंथ ऑफ द लेडार हमारे पास आ चुकी है, लेंथ ऑफ लेडर वो कितनी होगी, 11.55 मीटर। नहीं जी, इस तरीके से हमने इसकी लेंथ कर लिया कैलकुलेट। तो उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन भी समझ चुके होंगे। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल, कि एक लाइट हाउस का टावर है जो कि समुद्र की सतह से 150 मीटर बुलंद है, ये उसकी हाइट दी हुई है। लाइट हाउस आपको पता है कि समुद्र के बीच में एक टावर सामने बनाया होता है, यहाँ पे लाइट जलती है और जो बहरी जहाज होते हैं उनको ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अब ये है कि इसकी जो हाइट है वो उसने दी हुई है, तो मान लीजिए ये वो आपका लाइट हाउस है, तो उस समुद्र की सतह यहाँ तक मान लेते हैं, तो इसकी जो हाइट है टोटल वो उसने दी है 150 मीटर, 150 मीटर। आगे वो ये कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर
टू अ शिप इज 160 डिग्री। मतलब यहाँ पे कोई शख्स देख रहा है किसी शिप को, तो उस शिप को जो देखने का एंगल होगा, मतलब यहाँ पे मान ले कि यहाँ पे वो आपकी शिप है। अब उस शिप को वो देख रहा है कितने एंगल पे देख रहा है, 160 डिग्री के एंगल पे देख रहा है। अब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, ये पता कौन सा एंगल होता है कि यहाँ पे शख्स कर रहा है, आप यहाँ से एक सीधी लाइन स्ट्रेट ड्रा कर लें और ये जो एंगल बन रहा होगा ना, इसे हम कहेंगे ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आपकी वर्टिकल लाइन के साथ और ये वाली जो लाइन जिस लाइन के अकॉर्डिंगली या जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, ये जो एंगल है ये होगा 60 डिग्री का, उसने बताया होगा। इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये चीज़ भी आप लोगों को मैं बता दूं कि अल्टरनेटिव जो एंगल होते हैं, मतलब जैसे कि आपने ये वर्टिकल लाइन ऊपर लगाई और इसके साथ 60 डिग्री एंगल बना, आप यही वर्टिकल लाइन नीचे भी लगाएं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, तो इसके साथ भी ये जो एंगल बनेगा ना, ये भी कितना बनेगा, ये भी 60 डिग्री का ही बनेगा। तो अल्टरनेटिव जो एंगल्स होते हैं ना किसी भी लाइन पर, वो बराबर होता है, इस बात को ज़हन में रखिएगा। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। आगे वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। आपने ये बताना है कि यहाँ पे जो शिप मौजूद है, उस शिप और इस टावर के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपने कैलकुलेट करना है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके, तो मान लीजिए ये आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, आप इसको देख भी सकते होंगे। यहाँ से लेकर ये सारा हिस्सा क्या बन रहा है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अब इसके अंदर ये वाला एंगल कितना है, ये तो 90 डिग्री का एंगल है सीधा सीधा, और ये 60 डिग्री का, और ये जो साइड है ये आपके पास 150 मीटर है। इसको नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं बी कह देता हूँ, और ये वाला जो पॉइंट है इसे हम सी कह देते हैं। अब जो जो वैल्यूज हमें पता है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। आप ये ले लें या ये ले लें, दोनों बराबर होते हैं। तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि जो मेजर एंगल ए है वो मेरे पास कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, वो मैंने लिख लिया। उसके बाद ये जो मेरे पास लेंथ है बी से लेकर सी तक, जो कि किसकी हाइट थी, हाइट ऑफ टावर थी, बी सी से हमने क्या दिया ना, वो कितनी है, 150 मीटर है। तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि मेजर साइड बी सी, ये हमारे पास है 150 मीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है, हमें ए से लेकर सी तक की लेंथ कैलकुलेट करनी है, जो कि जब ये कैलकुलेट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ये शिप कितनी दूर है इस टावर से। तो इस बात को यूं लिख देते हैं, डिस्टेंस ऑफ शिप का जो डिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, जितनी आपकी ये लाइन होगी ए से लेकर सी तक, तो वो किसके बराबर होगी, मेजर साइड ए सी के बराबर होगा, वो हमने कैलकुलेट करना है। अब मैं कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करूंगा जिसके अंदर ये दोनों साइडें आती हों, ये वाली साइड भी और नीचे वाली साइड भी आती हो, ताकि जब मैं उसको यूज करूं इसका मुझे पता होगा तो ये वाली मैं फाइंड आउट कर लूंगा। अब अगर देखें राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये वाली जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और नीचे वाली को कहते हैं बेस। और परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं टेन थीटा के अंदर। तो मैं यहाँ पे वो यूज करूंगा। ये चीज आपने पढ़ी हुई है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, अब अपने इस फॉर्मूले को अपने गिवन डायग्राम के अंदर देखें तो इस तरीके से होगा। एंगल हमारे पास कौन सा है, एंगल ऑफ ए है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है, वही मैंने लिख दिया। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी बी से लेकर सी तक, तो यहाँ पे लिख दूंगा मेजर साइड बी सी, मेजर साइड बी सी डिवाइडेड बाय बेस क्या है हमारे पास, ए से लेकर सी तक, ये लाइन हमारा बेस है, तो मेजर साइड ए सी हमारी बेस होगी जी, ए और सी। अब इसके अंदर वैल्यूज लिख देते हैं हम। 10 एंगल ए हमारे पास था 60 डिग्री इज इक्वल टू मेजर एंगल बी, मेजर साइड बी सी वो 150 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 150। अब वैल्यू लिख रहे हैं तो सिंपल आएगा 150 डिवाइडेड बाय मेजर साइड ए सी हमें करनी है कैलकुलेट। अब 10 की 60 पे वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय मेजर साइड ए सी। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी।
तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ हम एक्सचेंज कर देते हैं। तो ये इधर आ जाएगा मैयर साइड AC, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 150 डिवाइडेड बाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई था, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा √3। अकेली वैल्यू खड़ी हो ना तो वो भी मल्टीप्लाई हो रही होती है 1 के साथ, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखिए मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड होगी। अब आप देखिए जी, कैलकुलेटर पर लिखे 150 डिवाइडेड बाय √3, तो आपके पास मैयर साइड AC की वैल्यू आ जाएगी, तो वो आपके पास आ जाएगी 86.60 मीटर। नहीं जी, आपको पता चल गया कि वो जो शिप है वो आपसे कितनी दूर है, 86.60 मीटर दूर है। आप इसको इस तरीके से लिख लें, डिस्टेंस ऑफ द शिप, डिस्टेंस ऑफ द शिप, शिप का डिस्टेंस कितना आ गया 86.6 मीटर। 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड पे इतना भी काफी है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। अभी तक इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ नया काम नहीं आया, हाँ ये है कि इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बना के बताया गया। बाकी ये सारी चीजें तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, टेन किसके बराबर है, थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बेस किसे कहते हैं। अब इस एक्सरसाइज में उसको हम बस अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा हुआ है मैयर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। वो कह रहा है कि आपके पास एक पोल है, पोल मतलब यूं ही कोई एक डंडा है और उसका एक इमेज बन रहा है या उसका साया बन रहा है जमीन के ऊपर, या वहां से आप समझ लें कि कोई शख्स जमीन पर किसी पॉइंट पर देख रहा है, तो वहां से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 15, मतलब 15 डिग्री उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड के साथ। ठीक है, ग्राउंड की भी लाइन चलें यहाँ से ड्रा कर लेते हैं। मान लीजिए ये ग्राउंड है हमारे पास और इसके बिल्कुल टॉप से वो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 15 डिग्री बन रहा है। तो 15 डिग्री आ गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे उसने क्या बताया, वो कहता है इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड द पोल द मेजर ऑफ द एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। वो कहता है कि अगर इस पॉइंट से आप मजीद आगे मूव करते हैं, कितना आगे मूव करते हैं 100 मीटर आगे मूव करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ यहाँ तक कितना हो गया हमारा, हमने 100 मीटर मूव किया यहाँ तक, आप 100 मीटर आगे चले जाते हैं तो तब आपके पास जो एंगल बनता है, मतलब अब यहाँ से जो देख रहा होगा शख्स यहाँ पर, अब जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 30 डिग्री बन रहा है। अब एंगल कितना हमारे पास 30 डिग्री एंगल है। वो कहता है फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल, आपने इस पोल की हाइट फाइंड करनी है, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अब यहाँ पर जो चीजें हैं ना वो अब आप पहले समझ लें, उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो पहली चीज वो कह रहा था कि यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 15 डिग्री है। अगर आप इस पॉइंट से 100 मीटर आगे की तरफ मूव करते हैं, मतलब कोई शख्स अगर यहाँ पे खड़ा था वो 100 कदम या कह ले 100 मीटर आगे चला गया, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। आपको ये बताना है कि इस पोल की हाइट कितनी होगी। तो अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल कितनी लेंथ थी, मतलब इस पोल के सेंटर से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक टोटल कितनी लेंथ थी ये उसने नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये टोटल लेंथ कितनी है, x है, इसे मैं x कह देता हूँ। फिर हमने क्या किया, हम इस पॉइंट से मजीद आगे मूव किए, यहाँ तक आगे कितना मूव किया हमने 100 मीटर मूव किया। अब यहाँ तक मूव करने के बाद ये जो बाकी बच गई है आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ, ये कितनी होगी, टोटल x थी ना, x में से मैं 100 को माइनस कर दूंगा, 100 इतनी इतनी है ना, इतनी इतनी मैं माइनस कर दूंगा 100 में से, तो बाकी ये वाली लेंथ बचेगी ना। तो इस चीज को हम इस तरीके से लिखेंगे कि जब हम x में से माइनस करेंगे 100 तो फिर हमारे पास क्या बच जाएगी, ये वाली लेंथ बच जाएगी। इसको या इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये वाली लेंथ। ओके, टोटल लेंथ थी x और हम इसमें से 100 कदम या 100 मीटर आगे मूव की है, तो x में से जब 100 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगी, ये वाली लेंथ बचेगी। ठीक है, पोल से लेकर यहाँ तक 100 मीटर मूव करने के बाद जितनी लेंथ बचेगी ये वो है x माइनस 100।
उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। अब अपनी इस पूरी डायग्राम को नाम दे देते हैं। तो इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ये पॉइंट ए है, इस वाले पॉइंट को हम बी कह देते हैं, इस वाले पॉइंट को हम सी कह देते हैं, और ये जो पॉइंट है जहां पर ये दरमियान में कट रहा है इसको हम डी कह देते हैं। क्लियर। सबसे पहले मैं जो काम करूंगा मैं अपनी ट्राइंगल ए बी और सी के लिए करूंगा। आपको ये क्लियर बता दूं कि ए बी सी का मतलब कौन सी है, यहाँ ए बी और सी, मतलब इन तीनों पॉइंट्स को मिला के जो ट्राइंगल बन रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं हाईलाइट करके बताऊं तो वो ये सारी ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल अभी मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ अंदर वाली, सिर्फ अभी सिर्फ मैं इस वाली ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ये सारी ए बी और सी, इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि इन ट्राइंगल ए बी और सी, अभी मैं इस वाली ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो इस वाली ट्राइंगल के अंदर मैं अब यूज करता हूँ अपनी टेन थीटा वाली रेशो। टेन, इस ट्राइंगल का एंगल कितना बन रहा है, 15 डिग्री बन रहा है ना। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं टेन 15 डिग्री पर फाइंड करूंगा तो वो कैसे आएगा, टेन आता है कैसे, परपेंडिकुलर को आप डिवाइड कर देते हो हाइपोटेनियस के साथ। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अभी कौन सी लाइन है, ये लाइन है ना परपेंडिकुलर, जिसे हमने क्या कहा हुआ है, एच कहा हुआ है। तो वो आ जाएगा एच डिवाइडेड बाय, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना 10, तो परपेंडिकुलर एच था और बेस हमारे पास क्या है, इस पूरी ट्राइंगल की बेस क्या है, एक्स है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये टोटल लेंथ आनी है ना, तो टोटल लेंथ हमने कितनी गई हुई है, एक्स गई हुई है। तो लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहां से एक काम करेंगे, आप x की वैल्यू निकाल लें। x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, x इधर आ जाएगा, और 10 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। तो x आ गया इधर और 10 15 डिग्री यहाँ पे आ गया। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो आगे वाले स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा। आप इसे क्वेश्चन नंबर 1 का भी नाम दे दें। ले जी, ये काम हो गया। अब हम अपनी आगे वाली डायग्राम पे मूव करेंगे। वो कौन सी है, अब ये अंदर वाली जो छोटी सी हमारी ट्राइंगल बनी थी ना, अब ये सिर्फ इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, अभी सिर्फ इसके ऊपर बात होगी। अब ये ट्राइंगल कौन कौन से पॉइंट्स को मिलकर बन रही है, आप इसको देख सकते हैं। ये पॉइंट डी है, बी है और सी है। तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे लिखूंगा कि इन ट्राइंगल डी सी बी या बी सी डी, जैसे मर्जी कर ले। तो इन ट्राइंगल बी सी और डी, अब इस ट्राइंगल के अंदर मैं टेन थीटा वाली रेशियो यूज करूंगा, लेकिन यहाँ पर अब एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो मैं यूज करूंगा टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, कैसे आता है टेन, जब आप परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करते हैं। अब इसकी परपेंडिकुलर कितना है, एच है ना, तो एच आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड, नीचे क्या है, बेस है। अब बेस कितनी है, x माइनस 100। ठीक है, इतनी इतनी ट्राइंगल की जो बेस है वो हमारे पास x माइनस 100 है। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 100। यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि हम 10 क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखें हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, और हमें वैल्यू किस किस की मौजूद है, हमारे पास सिर्फ बेस की वैल्यू मौजूद है, हाइपोटेन्यूस की कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, कोई हिंट भी नहीं दिया कि हाइपोटेन्यूस की क्या वैल्यू होगी। तो इसलिए हम यूज क्या करेंगे, हम 10 यूज करेंगे, क्योंकि 10 के अंदर परपेंडिकुलर और बेस आनी होती है। तो परपेंडिकुलर तो हम फाइंड कर लेंगे, बेस की वैल्यू उसने समाओ में दी हुई है x माइनस 100, इसी से ही हम कर पाएंगे, इसलिए हम 10 यूज कर रहे हैं। चले अब अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं आगे। इसको थोड़ा सा सोल्व करें आप, इसको, ये डिवाइड हो रहा है ना, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो x माइनस 100 ये मल्टीप्लाई हो गया टेन थीटा के साथ, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, इज इक्वल टू एच। एच हमें फाइंड करना है, बस इसको सोल्व कर लेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर x मौजूद है, x की वैल्यू हमें चाहिए। अब x की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से x की वैल्यू पहले निकाल ली थी। इस वाली वैल्यू को अब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, पुट इक्वेशन 1,
कि इक्वेशन 1 को इसके अंदर हम पुट करने लगे। इक्वेशन 1 में x किसके बराबर है, h/1015 है, तो यहाँ पर x की जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो x की जगह पर आएगा h/1015 डिग्री माइनस ये वाला 100 एज इट इज। ठीक है, ये हमने क्या पुट कर दी, x की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 से। यहाँ आप यूं लिखें तो ज्यादा बेहतर है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, आगे मौजूद है tan 30 डिग्री, वो भी एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू h आ गया। अब ये जो tan 30 डिग्री है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो tan दोनों के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा, तो पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरीके से हो जाएगा h tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 50 डिग्री सॉरी 15 ही होगा ये, माइनस आगे 100 है, tan 30 डिग्री 100 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाय tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h। अब कैलकुलेटर पर आपको ये काम करना है कि आपको कैलकुलेटर पर बिल्कुल ऐसे लिखना है। कैलकुलेटर पर लिखिए tan 30 डिग्री डिवाइड tan 15 डिग्री, इस तरीके से लिखकर इसको इक्वल दबाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.1547। लेंगे इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास मौजूद है 100 tan 30 डिग्री। अब ये भी आप यूं करें कैलकुलेटर पर एज इट इज ही लिख लें, आप लिखें 100 और फिर मल्टीप्लाई लगाएं और देन फिर लिखें tan 30 डिग्री, ये लिखें कैलकुलेटर पर ऐसे लिखें, फिर बराबर दबाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, वो आपके पास आएगा 57.735 इज इक्वल टू h। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेटर से ये कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो h है ना, ये जो h है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें या ऐसे भी लिखा रहने दें तो कोई मसला नहीं है। ये भी h है, ये भी h है, h वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं ताकि उसको हम प्लस माइनस कर सकें। तो ये जो है मेरे पास h इंटू 2.1547, इसे ऐसे ही रहने दें। ये वाला जो h है ये इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है ना, तो इक्वल के इधर आगे ही हो जाएगा, माइनस से h हो जाएगा। और ये वाली जो वैल्यू थी ये यहाँ पर माइनस हो रही है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगी, तो इधर आके ये हो जाएगी प्लस, तो ये 57.735। ठीक है, ये इक्वल के इधर आ गया और h इधर आ गया। अब इन दोनों को आप देखेंगे दोनों माइनस हो रहे हैं, हम डायरेक्ट माइनस कर लें या आप दूसरे तरीके से करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर भी h लिखा हुआ है, इसके अंदर भी h लिखा हुआ है, तो h आप दोनों में से कॉमन ले लें। h कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, h तो बाहर निकल गया, बाकी बच गया 2.1547 माइनस ये h कॉमन चला गया तो 1 बच गया, यहाँ पे है 57.735। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं, इनको आप माइनस कर दें तो अंदर बचेगा 1.1547 इज इक्वल टू 57.735। थोड़ा सा काम रहेगा वो यहीं पर ही कर लेते हैं हम। अब ये सारी वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड होगी, तो h इज इक्वल टू 57.735 इसके साथ डिवाइड हो जाएगी ये वाली वैल्यू, ये है 1.1547 h इज इक्वल टू, अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इनको डिवाइड करें कैलकुलेटर पर तो आपके पास 50 आंसर आ जाएगा, 50 मीटर। लें जी बेटा, h की वैल्यू आ गई हमारे पास। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। कहीं पे कोई इशू हो तो आपने ज़रूर कमेंट करना, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको एक बार ज़ुबानी करें और गौर से सुने, इंशाल्लाह ये आप कर लेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें वो कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। आपने सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है, मतलब सूरज का ज़मीन के ऊपर क्या एंगल बन रहा है वो आपने फाइंड करना है। If a tower 300 meter high cast a shadow 450 meter long, अगर एक टावर है, कोई खंबा है जो कि 300 मीटर लंबा है
और उसका जो साया बन रहा है वो कितना बन रहा है, 450 मीटर लंबा साया बन रहा है। मान ले जी वो आपके पास यही वाला खंबा है, ये टॉवर है, इस टॉवर की जो हाइट है वो उसने दी हुई है, हाइट इसकी है 300 मीटर। ठीक है, ये उसकी हाइट है, इसे आप एज कह लें, ये हाइट है उसकी 300 मीटर। उसके अलावा इसका साया भी बन रहा है, तो मान ले जी इसका जो शेडो है वो यूं नीचे की तरफ बन रहा है, ये इसका शेडो बन रहा है। अब इसका जो एंगल है ना, आपने ये फाइंड आउट करना है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, ये वाला एंगल, क्योंकि आप इस शेडो का ही ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से फाइंड करेंगे तो वो बेसिकली सूरज के ही आएगा। सूरज की वजह से शेडो बन रहा है ना, लाइट की जो रेज लाइट जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लाइट की जो रेज होती हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल कर रही होंगी, तो इन्हीं की डायरेक्शन में क्या बना हुआ है आपका, ये शेडो बना हुआ। तो डेफिनेटली आप शेडो से अगर एंगल फाइंड कर रहे हैं तो वो सूरज का भी आ जाएगा। अब इसके ये जो शेडो है ना, शेडो की लेंथ उसने दी हुई है 450 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से लेकर इसकी ये जो टोटल लेंथ है शेडो की वो है 450 मीटर, 450 मीटर। अब शेडो की लेंथ है उसे हम x कह देते हैं। ठीक है, हाइट को h कह दिया था, अब ये शेडो की लेंथ है उसे हमने x कह दिया। हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अब आप देखें, ये एक कौन सी बन रही है, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करूंगा। अब मैं वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करूंगा जिसके अंदर ये दोनों लाइनें स्मॉल हो जाए। ये हमारे पास क्या काम कर रही है, यहाँ पर परपेंडिकुलर का काम कर रही है, और नीचे वाली कौन सा काम कर रही है, बेस का काम कर रही है, क्योंकि एंगल के सामने वाली लाइन होती है परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है, फिर ये क्या होगी, ये बेस होगी, और ये हमारे पास क्या हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों जो लेंथ है ये किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आते हैं, ये सिर्फ एक में ही आते हैं, वो है टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है हमारे पास, एज है, तो यहाँ पे फिर मुझे एज लिखना चाहिए। और बेस की बात की जाए, बेस वाली लाइन को हमने एक्स कहा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें आप। टेन थीटा एज इट इज इक्वल टू हाइट कितनी थी 300, एक्स था मेरे पास 450 शेडोज का, थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 300 और 450, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.666, चलता जाएगा। एंड पे आप क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, क्योंकि कैलकुलेटर पे इस तरीके से आएगा 66666 चलता जाएगा और एंड पे 7 लिखा होगा। तो जब चलता जाता है तो आप 3-4 वैल्यूज लिखे, फिर एंड वाली जो वैल्यू होती है उसमें एक इंक्रीज करके लिख देते हैं, तो वो मैंने लिख दिया। अब ये जो टेन है इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ एंगल फाइंड करना है वो थीटा है। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इधर आके हो जाएगा इनवर्स, और 0.6667 आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू, अब इसका जब टेन इनवर्स फाइंड करेंगे, सिंपल है, आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट वाला छोटा बटन दबा के फिर टेन वाला बटन दबाएंगे तो वो कैलकुलेटर पर टेन इनवर्स लिखा आ जाएगा। उसके आगे आप ये वाली वैल्यू लिख दें तो आपके पास आपका एंगल आ जाएगा। आप जब टेन इनवर्स फाइंड करेंगे तो 33.69 आपका आंसर आएगा। आंसर में ना पॉइंट के बाद कोई एक दो वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं, आप उसे राउंड अप करके लिख लिया करें, नहीं तो जितना आया उतना भी ठीक होता है। तो ये हमारे पास हमारा एंगल आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला। ठीक है, तो आप यहाँ पे नीचे मेंशन भी करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास है 33.69 डिग्री। ले जी, इसको आप आंसर बना के लिख लें, यहाँ से आंसर रिमूव कर दें, ब्रैकेट भी चले, ये बॉक्स भी खत्म कर दें, यहाँ पे लिख लें आप। इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें वो कहता है मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 25 डिग्री, कि एक पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर आप खड़े हैं और वहां से आप नीचे देख रहे हैं, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 25 डिग्री बन रहा है। तो मान लीजिए ये वो पहाड़ी है और यहाँ से आप नीचे देख रहे हैं, तो ये जो आपका एंगल बन रहा है ये बन रहा है 25 डिग्री का। ठीक है, ग्राउंड के साथ, जमीन के साथ, ये आपकी जमीन है।
तो आपका एंगल बन गया 25 डिग्री। अच्छा, आगे वो कहता है, अच्छा एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी आप ये जो एंगल देख रहे हैं ये 25 डिग्री पे देख रहे हैं इस पॉइंट पर। आपका इस पॉइंट से लेकर और इस पहाड़ी के बीच में जो डिस्टेंस है ना टोटल, वो कितना है, वो x है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हम उससे रिप्रेजेंट कर देते हैं x। ये टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये टोटल डिस्टेंस है, x मीटर हो सकता है। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड द क्लिफ, कि आप क्या करते हैं, क्लिफ की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। कितना मूव करते हैं, 100 मीटर तक मूव करते हैं। तो मान लीजिए आपने क्लिफ से चलना शुरू किया, यहाँ से मूव करते करते आप इधर आ गए, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 मीटर कवर कर लिया। अब आपके पास जो सामने वाला डिस्टेंस बाकी रह गया वो कितना होगा, जरा आप देखिए, टोटल कितना था, x था। x में से 100 मीटर तो आपने कवर कर दिया, मतलब x में से 100 निकाल दूंगा तो बाकी जो डिस्टेंस है वो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। समझे बात को। तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस होगा फिर ये क्या होगा, ये होगा मेरे पास x माइनस 100। ये कौन सा डिस्टेंस है जो बाकी रह गया, 100 मीटर कवर करने के बाद जो बाकी रह गया ये वो वाला डिस्टेंस है, x माइनस 100। टोटल कितना था, x था। अब वहां से 100 मीटर चल के आगे आ गए हैं, तो अब जो यहाँ पे खड़े होके आप देखेंगे पहाड़ी की तरफ, तो अब जो आपका डिस्टेंस है ना पहाड़ी से वो कितना है, वो x माइनस 100 है। मतलब टोटल x था यहाँ तक, x में से आप 100 निकाल देंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से ही फिर आगे वाला डिस्टेंस भी क्या होगा आपका, x माइनस 100 होगा। आगे वो ये कहता है मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45 डिग्री। मतलब कि जब आप 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर पहुंच गए हैं तो तब आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अब कितना है, वो अब आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। अब आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है अब ये 45 डिग्री का है। आगे वो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, कि आपने क्लिफ की हाइट फाइंड करनी है। ये चीज, ये क्वेश्चन बिल्कुल उस जैसे ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। ठीक है, उसमें भी आपने यही सब कुछ करना था। तो आपको इस क्लिफ की हाइट फाइंड करनी है, इसे हम एज कह देते हैं, तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। बाकी सारी वैल्यूज हमने लिख ली हुई है। अब वन बाय वन काम करेंगे। पहले तो अपने इस पूरी डायग्राम को नाम दे देते हैं। तो इस वाले पॉइंट को हम ए कहेंगे, इस वाले को, इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं, इस पॉइंट को हम सी कह देते हैं, और ये जो पॉइंट है इसे हम डी कह देते हैं। तो सबसे पहले जो काम करेंगे हम इस वाली ट्राइंगल के अंदर करेंगे, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ से। इस वाली ट्राइंगल के अंदर पहले हम काम करेंगे। ठीक है, ये वाली आपने सिर्फ इसी वाली को अपने ध्यान में रखना है। ये जो अंदर छोटी सी डायग्राम बनी हुई है ना ट्राइंगल, उसको अभी नहीं छेड़े हम, अभी सिर्फ ये बाहर वाली जो बड़ी ट्राइंगल है ना, अभी उसी की बात कर रहे हैं हम, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अभी सिर्फ इस पे बात करेंगे। अब इस ट्राइंगल के अंदर आप देख सकते हैं कि, चले पहले इसको हाईलाइट कर लूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ। नहीं जी, अभी सिर्फ और सिर्फ इस ट्राइंगल पे काम होगा। तो यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं कि इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ये वाली ए बी और सी बनती है। इन ट्राइंगल ए बी और सी, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं टेन वाली रेशियो यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे हाइट फाइंड करनी है ना। मेरे पास वैल्यू किसकी मौजूद है, ये हाइट और नीचे वाली बेस की वैल्यू मौजूद है। क्लियर। तो हाइट और बेस, मतलब हाइट का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर और बेस टेन के अंदर आता है, तो लिहाजा मैं टेन वाली रेशियो यूज करूंगा। तो टेन 25 डिग्री पर, क्योंकि इस वाली ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है वो 25 डिग्री है, तो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ। तो टेन 25 डिग्री पर हमारे पास कैसे आएगा, जब मैं हाइट को बेस के साथ डिवाइड कर दूंगा। हाइट तो मेरे पास एच है, बेस कितनी है, मतलब परपेंडिकुलर मेरे पास हाइट थी ना, परपेंडिकुलर की जगह पे एच आ गया, डिवाइडेड बाय बेस। बेस मेरे पास तब क्या, इस पूरी ट्राइंगल की जो लेंथ है ना नीचे, वो एक्स है। देखिए हमने बताया हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है, मतलब इस पूरी ट्राइंगल का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स है। तो लिहाजा यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाले, x को इधर ले आए और 25 नीचे आ जाएगा, तो x इधर आ गया, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अकेली वैल्यू खड़ी है तो वो मल्टीप्लाई हो रही है 1 के साथ। ठीक है, वो लिखना जरूरी नहीं होता इसलिए लिखते नहीं है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रही है इधर, और ये इस साइड पे आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो x डिवाइडेड बाय
1025 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इससे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। तो ये हमने काम कर लिया अपने ट्राइंगल ए बी सी के अंदर। अब हम ट्राइंगल, ये जो अंदर वाली ट्राइंगल है छोटे वाली, इस पे काम करना चाह रहे हैं, तो इसलिए इस वाले के जितने भी कलर हैं इसको रिमूव करते हैं और अंदर वाली को हाईलाइट करते हैं, ये वाली। अब सिर्फ इस ट्राइंगल की बात होगी और इसी के अकॉर्डिंगली आप सारी बातें लिखेंगे। इसको मैं फिल कर दूं जी, इसे मैंने फिल कर दिया। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं नीचे कि इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल पे अब हम बात करेंगे, ये वाली बी सी डी के ऊपर, बी सी और डी। अब इसके ऊपर भी मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करता हूँ, 10 वाली, तो 10, लेकिन अब इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है वो 45 डिग्री का, तो लिहाजा मैं यहाँ पर भी लिखूंगा 45 डिग्री। तो 10 कैसे आता है, जब आप अपनी परपेंडिकुलर को बेस पे डिवाइड करते हैं। अब इस ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर एच ही है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बेस की जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी नीचे वाली बेस, मतलब ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, x माइनस 100 है, तो लिहाजा यहाँ पर भी क्या आएगा, x माइनस 100 आ जाएगा, इस तरीके से। अब बस आप इसे सोल्व करते जाएं, ये यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस 100, ठीक है, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1045 डिग्री के साथ, इज इक्वल टू एच बचेगा। एच की वैल्यू हमें चाहिए ना, बस इसको सोल्व करते जाएं, एच की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे जो x है, आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ से निकाल के, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें x की वैल्यू हमारे पास ये है, इस वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इस x की जगह पे लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, कि इक्वेशन नंबर 1 से अब हम x की वैल्यू लेने लगे हैं, वो क्या है, h ओवर 1025, तो x की जगह पे आ जाएगा h ओवर 1025 डिग्री माइनस 100 एज इट इज, फिर 1045 डिग्री आ जाएगा और इज इक्वल टू एच आ जाएगा। अब 1045 डिग्री है ना, तो ये अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले ये एच के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एच इंटू, ब्रैकेट ना भी लिखे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1045 डिग्री डिवाइडेड बाय 1025 डिग्री। ठीक है, ये एच के नीचे भी आप लाइन लगा लें तो ठीक है, ना भी लगाएं तब भी ठीक है, क्योंकि इसका मतलब यही बनता है कि एच मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस, अब 1045 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 1045 आ जाएगा, इज इक्वल टू एच। अब कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर पर बिल्कुल आपको एज इट इज ही लिखना है, पहले लिखे 1045 डिग्री, फिर डिवाइड 1025 डिग्री, तो ये लिखकर आप एंटर कर दें या इक्वल दबा दें, तो आपके पास आंसर आएगा 2.1445, ये आंसर आ जाएगा। माइनस, आगे देखें 1045 है, इसकी भी वैल्यू निकाल लें कैलकुलेटर पर, नहीं तो आप जुबानी भी आपको ये याद होनी चाहिए, 1045 पे 1 होता है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू एच। अब ये जो एच वाली वैल्यूज है, एक ये है और एक ये है, इनको इक्वल के एक तरफ कर लेते हैं। तो मैं यूं करता हूँ, इसको उठा के इधर ले आता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगी, तो एच इंटू 2.1445, ये इधर प्लस था ना, इक्वल के इधर आगे हो जाएगी माइनस, एंड देन इक्वल, ये जो 101 से मल्टीप्लाई हो गया तो 100 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, बराबर के दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आके ये प्लस 100 हो गया। अब इन दोनों को आप माइनस कर लें, या फिर आप इनमें से एच को कॉमन निकाल के फिर माइनस कर लें, क्योंकि दोनों के पास एच है ना, एच कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचेगा, एच तो चला गया कॉमन, अंदर बच जाएगा 2.1445 माइनस, एज कॉमन चला गया तो 1 बच गया, जब सारी वैल्यू कॉमन निकल जाती है तो वहां पे 1 बचता है, इज इक्वल टू 100। अब इन दोनों को आप माइनस कर लें तो 1.1445 बच जाएगा, इज इक्वल टू 100। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगी, तो एच इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय ये सारी वैल्यू 1.1445, एच इज इक्वल टू, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 87.37 मीटर।
यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। आप इसे राउंड अबाउट करना चाहते हैं तो वो भी कर ले, वो भी ठीक है। राउंड अबाउट कैसे होता है कि अगर आखिरी वैल्यू 5 से बड़ी हो तो उसे खत्म करके आगे वाली में एक जमा कर देते, तो 7 खत्म होगा तो 3 में एक जमा हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। ले जी, आपके पास उस पहाड़ी की जो लेंथ है वो आ चुकी है, हाइट 87.4 मीटर। यही आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, सेम टू सेम वही था। तो यहाँ तक ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें वो कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, कि एक पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर 3 मीटर हाई, जो कि पहाड़ी की जो हाइट है वो कितनी है, 300 मीटर हाई है। तो इस पहाड़ी की उसने हाइट आपको दे दी हुई है 300 मीटर। ठीक है, साथ साथ ही लिखते रहते हैं। तो हाइट है हमारे पास 300 मीटर। आगे वो ये बात करता है द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री, कि इसके करीब ही एक दरिया है, ठीक है, और उस दरिया के जो साहिल पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना है, वो 70 डिग्री है। मतलब कुछ ये है कि ये पहाड़, ये मैंने एक दरिया बनाया हुआ है, तो यहाँ से जो देख रहा है इसका किनारा जो है ये वाला, वो ये है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 70 डिग्री बन रहा है। अब ये जो एंगल है वो यहाँ पर नहीं बेसिकली बन रहा, उसने कहा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा करते हैं, तो इसके इस लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है ना वर्टिकल लाइन के साथ, वो कितना, वो 70 डिग्री है। और ये चीज़ आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि जो मतलब जो अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। अब अल्टरनेटिव एंगल मतलब जैसे ये है ना, आप नीचे से भी एक लाइन ड्रा कर लें इस तरीके से, तो इसका अल्टरनेटिव एंगल क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा। तो ये भी क्या होगा, ये भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहीं से हमें पता चल गया कि ये वाला एंगल भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये उसका अल्टरनेटिव है। तो हम इसी को ड्रा कर लेते हैं बस। आगे वो क्या बात करता है, आगे वो ये कहता है एंड measure of the angle of depression of a point directly across the river is 50 डिग्री, कि आप इस रिवर, इस दरिया के दूसरे किनारे पर जो एंगल फाइंड कर रहे हैं वो एंगल कितना है, वो 50 डिग्री है। मतलब आप इस दरिया के दूसरे किनारे पर जब आप पहुंचेंगे, मान लीजिए वो दूसरा किनारा ये है, यहाँ पर आप पहुंचे, तो अब जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, वो बन रहा है 50 डिग्री। बेसिकली यहाँ पर भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बन रहा है, मतलब वो सीधा अगर सीधी लाइन ड्रा करें तो ये जो एंगल है ये होगा 50 डिग्री का। क्लियर। अब अल्टरनेटिव एंगल कितने होते हैं, वो बराबर होता है, तो ये 50 है तो फिर ये भी क्या होगा, ये भी 50 डिग्री होगा। ये बात है, इसको भी आप मिला दें स्ट्रेट इस तरीके से। इसको भी बनाते नहीं हम, बस इन्हीं को ही बना लेते हैं। आगे वो क्या कहता है, वो कहते हैं फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर एंड हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। आपने दो चीजें फाइंड करनी है कि ये जो आपके पास रिवर है, जो दरिया है, आपने पहली बात तो ये बताना है कि ये जो दरिया है ये कितना चौड़ा है, इसकी चौड़ाई आपने बतानी है। तो ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है, इसकी विड्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक। और दूसरी चीज आपने ये भी बतानी है कि ये जो दरिया है ये कितना दूर है इस पहाड़ी से, मतलब इसका ये वाला जो किनारा है ये कितना दूर है पहाड़ी से। तो ये वाला डिस्टेंस भी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों डिस्टेंस हम 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे। तो काम स्टार्ट करते हैं। पहले तो अपने इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं, इसे हम पॉइंट ए कह देते हैं, ये पॉइंट बी हो जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट सी हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे ये हमारा पॉइंट डी है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ये डी हो गया। अब जो जो वैल्यूज दी हुई हैं वो ये दो हैं, एंगल्स हमें ये दो बताए हुए हैं उसने। तो सबसे पहले जो काम हमने करना है, मैं अपनी इस वाली ट्राइंगल के ऊपर करने लगा हूँ, जो ए बी और सी है। मतलब ये वाली जो ट्राइंगल है ना, ए बी और सी, इन तीनों पॉइंट्स को मिला के जो ट्राइंगल बन रही है, मैं उसके ऊपर पहले काम करने लगा हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी और सी। इस ट्राइंगल के अंदर क्या हो रहा है, अगर इस ट्राइंगल के अंदर देखिए मुझे फाइंड आउट करना नीचे वाला डिस्टेंस, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर मैं ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा जिसके अंदर
ये वाली लाइन जो कि परपेंडिकुलर का काम कर रही है, नीचे वाली लाइन जो कि बेस का काम कर रही है, ये दोनों यूज हो। और परपेंडिकुलर और बेस टेन में यूज होता है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे टेन यूज करूंगा। तो मैं इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली देखूं तो यहाँ पे जो एंगल है वो 50 डिग्री है। तो टेन 50 डिग्री कैसे आएगा? टेन 50 डिग्री आएगा अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड कर दूं। परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है ना, एंगल के सामने वाली लाइन होती है परपेंडिकुलर, तो वो कौन सी है? बी से सी। तो मैं लिख सकता हूँ टेन 50 डिग्री किसके बराबर है? मेजर साइड बी सी, इसको डिवाइड कर दो बेस के साथ। बेस कौन सी लाइन है? ए से लेके सी तक, ये पूरी लाइन आपकी बेस है इस ट्राइंगल के अंदर। तो मेजर साइड ए सी, ठीक है। अब इसकी जो जो वैल्यूज हमें पता वो लिख देते हैं। जैसे कि ये जो बी सी वाली साइड है, बी सी, उसकी हमें पता है वैल्यू कितनी है? 300 है। तो लिहाजा यहाँ पे 300 आ जाएगा। तो टेन 50 डिग्री एज इट इज इक्वल टू, ऊपर आ गया मेरा 300 डिवाइड, नीचे है मेजर साइड ए सी। ये डिवाइड हो रही है, इसको इधर ले आते हैं और टेन 50 डिग्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मेजर साइड ए सी इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय टेन 50 डिग्री। अब कैलकुलेटर पर टेन 50 की वैल्यू फाइंड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 1.197917 आएगा। देन आप क्या करें, इन दोनों को डिवाइड कर लें, मेजर साइड ए सी एज इट इज। अब इन दोनों को आप डिवाइड करें, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25 1.729। ऐसे अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो थोड़ा आपके आंसर में फ़र्क आ सकता है। तो बेहतर आप ये है कि आप मतलब डायरेक्ट कर लें। डायरेक्ट कैसे मैं कह रहा हूँ, आप कैलकुलेटर पे लिखें 300, फिर डिवाइड और लिख दें टेन 50 डिग्री। आप ऐसा लिख कर अपना आंसर निकालेंगे तो डायरेक्ट आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ठीक आएगा। क्योंकि अगर आप पहले टेन 50 फाइंड करेंगे फिर उसको डिवाइड करेंगे, तो जब हम टेन 50 की वैल्यू लिखते हैं पूरी नहीं लिखते, तो कैलकुलेटर पे करेंगे ना वो सारी वैल्यू को खुद ब खुद ही डिवाइड करके जो करीब तरीन आंसर है वो देगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25.251.729, ठीक है। आप इनको डायरेक्ट डिवाइड कीजिएगा। तो ये मेरे पास कौन सी साइड आ गई है? ए सी। ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक साइड थी, ये पूरी की पूरी हमारे पास लेंथ है, ये ए से लेकर सी तक, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्राइंगल के ऊपर, जो कि ये वाली है। मैं इस वाली ट्राइंगल की अब बात कर रहा हूँ, ये वाली। अब इसके लिए करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। ये पहाड़ का भी इतना इतना हिस्सा इसके अंदर शामिल है। अब इसके लिए हम काम करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन ट्राइंगल, अब कौन सी ट्राइंगल है मेरे पास? ये वाली, बी सी और डी। इन ट्राइंगल बी सी और डी। अब इस ट्राइंगल के अंदर होगा जो भी काम करेंगे हम। तो यहाँ पर भी मैं अपनी टेन थीटा वाली ही रेशियो यूज करूंगा। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? टेन, अब इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है वो 70 डिग्री है, तो लिहाजा यहाँ पे आएगा 70 डिग्री। टेन 70 किसके बराबर होगा? मेजर साइड परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? बीसी लाइन है। परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली लाइन होती है ना परपेंडिकुलर, तो वो बीसी है। तो लिहाजा परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा? मेजर साइड बीसी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय बेस। बेस नीचे वाली लाइन है वो क्या है? डी से सी, तो नीचे आ जाएगा मेजर साइड डी सी। इसकी भी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो टेन 70 डिग्री इज इक्वल टू, बी सी की बात की जाए जो कि इसकी हाइट है वो कितनी है? 300 है। तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा 300 डिवाइड में मेजर साइड डी सी है वो एज इट इज रहेगी, मेजर साइड डी सी। ये डिवाइड इधर आ जाएगा और टेन इधर आ जाएगा, तो मेजर साइड डी सी इधर आ गया। 300 डिवाइडेड बाय टेन 70 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा टेन 70 डिग्री। अब आप इनको भी कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट ही सोल्व करेंगे, तो आप कैलकुलेटर पे लिखिएगा 300, फिर डिवाइड टेन और नीचे क्या है? 70 डिग्री, वो लिख दीजिएगा। तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 109.19 और आगे भी है 107, वो भी आप लिख लें, ठीक है। लें जी, इस तरीके से आपके पास क्या आ गई? मेजर साइड डी सी आ गई। अभी हमने ये चीज़ें फाइंड की हैं। अब जो क्वेश्चन में उसने कहा था ना,
अब उस पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी थी। इन दोनों की मदद से वो चीज़ें फाइंड हो जाएंगी। हमें सबसे पहले फाइंड करनी थी इस दरिया का पहाड़ी से जो फासला होगा वो, और वो क्या है, डी से लेकर सी तक है। तो डी सी वाली लाइन तो हमने फाइंड कर ली है, वो ये है। तो मतलब इतना डिस्टेंस क्या होगा उसका पहाड़ से होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, के दरिया का जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द हिल मतलब के पहाड़ी के बिल्कुल किनारे से, तो वो कितना, वो आपको जैसे कि बताया वो डीसी के इक्वल है ना। आप फिर से देख ले डायग्राम में, ये देखिए दरिया का इसके बिल्कुल किनारे से जो डिस्टेंस है वो कितना, वो डीसी के बराबर है। जितनी लाइन डीसी है तो उसी के बराबर हमने लिख दिया। और डीसी की वैल्यू कितनी आई हुई है, 109.19107 मीटर। तो एक चीज तो हमने उन्हें बता दी। अब एक और चीज हमने बतानी थी कि उस रिवर की विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है। अब उस पर बात कर लेते हैं। तो विड्थ ऑफ द रिवर कैसे आएगी, अब इसको समझे। देखिए दरिया की चौड़ाई, आप डायग्राम को देखें जरा। दरिया की चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ए से लेकर डी तक। तो टोटल जो लाइन थी वो क्या थी, ए से लेकर सी तक थी ना। टोटल लाइन क्या थी, ए सी। अगर मैं टोटल लाइन ए सी में से ये डी सी वाली माइनस कर दूं, टोटल लाइन ए सी में से माइनस कर दूं डी सी, तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा, बाकी ये ए डी बच जाएगा ना। और ए डी क्या है, इसकी चौड़ाई है। आप फिर से देखिए इसको, टोटल लाइन थी ए से लेकर डी तक, ठीक है। अब इस टोटल लाइन ए डी में से मैं कितना कितना हिस्सा माइनस कर दूं, जितनी ये डी सी है इतनी लाइन में माइनस कर दूं। फिर से देख लें, टोटल लाइन ए से लेकर सी तक है, क्लियर। अब ए सी में से जितना हिस्सा ये डी सी वाला उतना मैं अगर माइनस कर देता हूँ तो बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा, ए से लेकर डी तक बचेगा। और वही मेरे पास क्या है, मेरी विड्थ है। तो टोटल लाइन थी ए सी, उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, डी से लेकर सी तक इतना डिस्टेंस मैंने माइनस कर दिया। तो बाकी कितना डिस्टेंस बचेगा, ए से लेकर डी तक डिस्टेंस बचेगा। और यही वो डिस्टेंस है जो कि मेरे पास बताएगा मुझे इस दरिया की चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है। तो इसी चीज को अब मैं नीचे लिख रहा हूँ कि जो उसकी रिवर की विड्थ है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया आपको, ए डी के बराबर है। मैयर साइड ए डी लिख लेते हैं, चले मैयर साइड ए डी के बराबर है। और ये कैसे आएगी, जब मैं अपनी इस पूरी लेंथ में से ए से लेकर सी तक पूरी लेंथ में से माइनस कर दूंगा डी सी को। तो ये कैसे आएगी, जब मैं पूरी लाइन ए से लेकर डी तक में से मैं माइनस कर दूंगा सी, ए डी नहीं है, ए सी है पूरी लेंथ। तो ए सी में से जब मैं माइनस कर दूंगा डी सी, ठीक है, मैयर साइड डी सी, जब मैं ये माइनस कर दूंगा, आप देख सकते हैं ऊपर डायग्राम में भी ऐसे ही मैंने लिखा था। जब मैं ए सी में से क्या माइनस करूंगा, डी सी माइनस करूंगा। वही चीज मैंने लिखी, जब मैं ए सी में से क्या माइनस करूंगा, डी सी माइनस करूंगा, तो मेरे पास ए डी आएगा और वो मुझे क्या देगा, दरिया की विड्थ दे रहा है। अब इनको माइनस कर लेते हैं। ए से सी लेंथ ये है मेरे पास, तो 251.729, इसमें से माइनस कर दें आप डी सी को, वो है 109.19107। इनको माइनस करके फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 142.53 मीटर। इस तरीके से आपने इसकी विड्थ जो है वो भी कैलकुलेट कर ली। तो इतना चौड़ा होगा आपका दरिया, ठीक है। और ये उसका डिस्टेंस है दरिया का पहाड़ी से। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। कहीं पे भी इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट किया करें, ना हो तब भी बता दिया करें। और वीडियो को भी दोस्तों तक शेयर भी किया करें। आप वीडियो को दोबारा भी देख लें कहीं पे इशू आता है, लेकिन यह है कि आप इसको समझे ज़रूर। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसके बाद मूव करते हैं आपके आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ है कि अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट, कि एक पतंग है जिसके साथ 120 मीटर लंबी रस्सी या कह ले के डोर उसके साथ बांधी हुई है। आगे वो कहता है व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री, जब आपकी डोर का जो एंगल है वो 50 डिग्री होगा, हाउ फार इज इट अबव द ग्राउंड होल्ड इट, तो आपकी जो पतंग है वो ग्राउंड से कितनी ऊपर होगी, ठीक है। आपने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो जरा डायग्राम बना लेते हैं। ये काइट है, यहाँ से आपकी डोर आ रही है,
और ये आप यहाँ पे ही कहीं पे खड़े हैं, तो आपका जो एंगल बन रहा है आपकी डोर का वो तकरीबन कितना बन रहा है, वो बन रहा है 50 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से एक नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लें, जो कि इसकी क्या होगी, हाइट होगी। ये हाइट आपने कैलकुलेट करनी है, आपने यही फाइंड करना है कि ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, और ये जो लाइन है ये ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ओवरऑल लेकिन ये भी क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, जिसके अंदर हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। और इसकी ये जो स्ट्रिंग थी ना, जो डोर थी, उसकी लेंथ उन्होंने दी हुई है 120 मीटर, तो यहाँ पे 120 मीटर लिख देते हैं। तो इसको नाम दे देते हैं, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल वाले नाम दे देते हैं। इससे हम क्या देते हैं, ए, इस पॉइंट को हम क्या देते हैं, बी, इसे हम बी क्या देते हैं, और इस पॉइंट को हम सी क्या देते हैं। जैसा कि मुझे फाइंड करनी है अपनी ये वाली लेंथ, जिसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाली लाइन होती है परपेंडिकुलर, तो ये मुझे फाइंड करनी है। और वैल्यूज तो मुझे दी हुई है हाइपोटेन्यूज की, तो मैं कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता हो। वो सिर्फ एक ही है, वो है साइन थीटा। साइन थीटा की बात की जाए तो वो कैसे आता है, जब आप परपेंडिकुलर को डिवाइड कर देते हैं हाइपोटेन्यूज के साथ। अब हमारी इस डायग्राम के अंदर परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, बी से लेकर सी तक है, तो परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा मेजर साइड बी सी। और हाइपोटेन्यूज कौन सी लाइन है, ये वाली, ठीक है, 90 के सामने वाली लाइन को हाइपोटेन्यूज कहते हैं ना, और वो मेरे पास क्या है, बी से लेकर ए तक, ए बी कह लें या बी ए कह लें। तो हाइपोटेन्यूज यानी कि भीतर की जगह क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। और अगर एंगल की बात की जाए, एंगल यहाँ पे कौन सा जो ए पर बन रहा है, तो मैं यहाँ पे थीटा भी लिख लूँ तब भी ठीक है, वैसे थीटा ही चले रहने दे आप। यहाँ पर आप एंगल ए इस तरह भी लिख सकते थे। वैल्यूज पुट करते हैं। साइन थीटा की बात की जाए तो वो 50 डिग्री है, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। मेजर साइड बी सी इसकी हाइट है, तो यहाँ पे एच लिख देते हैं, डिवाइड ए बी, ए से बी तक हमारे पास है 120 मीटर। अब ये जो 120 है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 50 के साथ, इज इक्वल टू एच। अब आप अपने कैलकुलेटर पर बिल्कुल ऐसे ही लिख लें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, 120 लिखें, मल्टीप्लाई, फिर साइन लिखें और फिर 50 डिग्री लिख लें। बिल्कुल ऐसे ही लिखें और लिखकर बराबर दबा दें, तो आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जब आप करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 91.92। साथ में यूनिट जो है वो हम मीटर यूज करेंगे, क्योंकि उन्होंने डोर का जो यूनिट था वो भी मीटर दिया हुआ था। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमें पता चल गया कि काइट की हाइट कितनी है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। आपके यहाँ तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कहीं पर भी इशू आए तो आपने ज़रूर कमेंट करना है, और अगर वीडियो समझ आ रही है तब भी कमेंट लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।